प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक भाज्य संख्या 210 है। इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 7 35। तो हम 210 को लिख सकते हैं, ये एक भाज्य संख्या है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 तिये 6 5 30 7 210 के रूप में लिख सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का पहला हिस्सा यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा पार्ट जो है इस थ्योरम का, वो ये कहता है कि यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात कि अगर हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें तो ये दोनों चीज़ सेम माने। इसी प्रकार से हम अगर कोई और भी क्रम इसका दे दें तो इन क्रम बदलने पर भी अगर इन गुणनखंडों को सेम माने, एक जैसा माने, तो ये गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होंगे। अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक और केवल एक ही विधि होगी, यदि इसके क्रम पर हम विचार ना करें। तो औपचारिक रूप से हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा दे सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। अर्थात कि उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक ही विधि होगी, जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। आगे उदाहरण 5, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य अर्थात 0 पर समाप्त होता है। इसका हम हल करते हैं। यदि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। मान लेते हैं कि n के किसी मान के लिए 4 पावर n अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 पावर n अर्थात 2 की पावर 2 पावर n अर्थात 2 की पावर 2n। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 की पावर n में 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। यहाँ हम देखते हैं कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल
अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं, अतः ऐसा n का कोई मान नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। आगे उदाहरण 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF को हमने हिंदी में महत्तम समापवर्तक तथा LCM को लघुत्तम समापवर्तक के नाम से पढ़ा है। अब 6 और 20 का HCF या LCM निकालने के लिए हमें पहले दोनों के गुणनखंड करने होंगे। 6 के गुणनखंड 2 तिये 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 या 2 की घात 1 3 की घात 1, क्योंकि 2 भी एक बार है और 3 भी एक बार। इसी तरह से 20 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दाएँ 20, 2 पाँचे 10, तो 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 2 गुणा 5। अब यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2, और 2 की छोटी घात क्या है? यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में छोटी घात 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या होती है? HCF होती है। तो हम लिखेंगे 2 पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए HCF ऑफ 6 और 20 बराबर 2 पावर 1 अर्थात 2, यानी 6 और 20 का HCF क्या होगा? 2। अब LCM निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें लेते हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हो। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 है और यहाँ बड़ी घात क्या है? 2। तो हम लिखेंगे 2 पावर 2। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड 3 है, 3 की पावर 1, और अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 पावर 1। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। इन्हीं बड़ी घातों का जो गुणनफल है वही क्या होगा? 6 और 20 का LCM होगा। इसलिए LCM ऑफ 6 और 20 2 की पावर 2 गुणा 3 पावर 1
गुणा 5 पावर 1, 4 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 60। तो 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और निकाल लेंगे कि यदि हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं 6 और 20, तो संख्याओं का गुणनफल 6 गुणा 20 कितना है? 120। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम गुणनफल करते हैं तो 2 गुणा 60, ये भी कितना आता है? 120। तो यहाँ से हम देखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसलिए 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 तीन। तो यहाँ पर 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 गुणा 3। इसी तरह से 404 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 404 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुणा 101। तो यहाँ देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 2, और उसमें छोटी घात क्या है? 2। तो 2 पावर 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बराबर 2 पावर 2 अर्थात 4। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाय एचसीएफ। इधर एचसीएफ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 96 गुणा 404 मोटे एचसीएफ 4 आया है, तो 4 हमने लिख दिया। अब हम कट करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 24 और 404 के जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 9696। इसलिए
96 और 404 का एलसीएम 9696 होगा। इसलिए एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बराबर 9696। आंसर। आगे उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी है हमें 6, 72 और 120। इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, 2 पावर 1 गुणा 3 पावर 1। उसी तरह से 72 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 2 3 6, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 72 बराबर लिखेंगे 2 पावर 1 2 3, 2 पावर 3 गुणा 3, 2 बार है तो 3 पावर 2। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 2 6 12, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 5 15। 120 बराबर 2 पावर 3 गुणा 3 घात 1 गुणा 5 घात 1। अब यहाँ देखिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और 3, जो तीनों में हो, और उनकी सबसे एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे सबसे छोटी घात। तो हम लिखेंगे 2 पावर 1 और 3 पावर 1। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। अतः एचसीएफ ऑफ 6, 72 और 120 का एचसीएफ किसके बराबर होगा? 2 पावर 1 गुणा 3 पावर 1, यानी 2 गुणा 3 6। एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखेंगे। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। अब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है और 1 5 बच गया। 5 पावर 1 सबसे बड़ी। तो 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, जो तीनों संख्याओं से संबंध है। अतः एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 इसके बराबर होगा 2 पावर 3 गुणा 3 पावर 2 गुणा 5 पावर 1। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 गुणा 5, 8 9 72। 72 को जब 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 360। लेकिन यहाँ से अगर हम एक बात और चेक करें कि 6, 72 और 120 की अगर आप गुणा करोगे तो ये 360 के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं होता।